प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम विकास के अंतर्गत संरचनात्मक परिवर्तन स्ट्रक्चरल चेंजेज अंडर डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जहाँ तक संरचनात्मक परिवर्तन का तात्पर्य है, तो संरचनात्मक परिवर्तन का अर्थ है कि किसी परंपरागत समाज का या अर्थव्यवस्था का आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदल जाना, या जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था से यदि अर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्था या निर्माण अर्थव्यवस्था में बदलती है तो हम कहते हैं कि उस अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। संरचनात्मक परिवर्तन के दौरान अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का अंशदान या जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण या शहरीकरण की प्रवृत्ति या उपभोग की संरचना में बदलाव आते हैं। विद्यार्थियों, संरचनात्मक परिवर्तन प्रायः आर्थिक विकास, तकनीकी नवप्रवर्तन, राजनैतिक परिदृश्य में परिवर्तन या संसाधनों की मांग पूर्ति में परिवर्तन के कारण होते हैं। यदि हम जैसे तकनीकी नवप्रवर्तन की बात करें तो इसका एक उदाहरण हम ले सकते हैं। वर्तमान में जैसे स्मार्टफोन का प्रचलन होने पर हम स्मार्टफोन को सूचना प्राप्त करने के साथ साथ अन्य बहुत सारे कार्यों में प्रयोग लाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में प्रयोग लाते हैं, बैंक संबंधी कार्य करते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते हैं और स्मार्टफोन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग भी की जाती है। और स्मार्टफोन के प्रचलन के बाद अर्थव्यवस्था में बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हैं उनके डेवलपमेंट को प्रोत्साहित मिला। तो इस स्मार्टफोन ने लोगों का जो वर्किंग कल्चर है, जो रहन सहन है, जो आदतें हैं, उन सब में बहुत सारा परिवर्तन किया है। तो ये भी एक संरचनात्मक परिवर्तन का ही उदाहरण है जो कि तकनीकी नव प्रवर्तन के कारण संभव हुआ है। इसी प्रकार यदि किसी देश के राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन हो जाता है तो भी संरचनात्मक परिवर्तन संभव होते हैं, क्योंकि राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन होने से वर्तमान कानूनों में संशोधन होते हैं और नई व्यवस्थाएं अस्तित्व में आती हैं। इसके अलावा संसाधनों की मांग पूर्ति में परिवर्तन होने पर भी संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं। जैसे युद्ध, प्राकृतिक आपदा के कारण संसाधनों की मांग पूर्ति में परिवर्तन आ जाए या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण के कारण पूर्ति में परिवर्तन आ जाए तो भी संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन का महत्वपूर्ण जो कारक है वह है आर्थिक विकास। आर्थिक वृद्धि प्रक्रिया के दौरान संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं। जैसा कि कुजनेट्स ने कहा है कि आधुनिक आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत जहां प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और उत्पादकता में वृद्धि होती है, तो दूसरी ओर अर्थव्यवस्था में बहुत सारे संरचनात्मक परिवर्तन भी आते हैं। संरचनात्मक परिवर्तनों का अध्ययन विकास प्रक्रिया के अंतर्गत जो अध्ययन है वह कई अर्थशास्त्रियों ने किया है, जिनमें हम फिशर 1929 में, क्लार्क 1940 में, साइमन कुजनेट्स 1957 में और हॉलिस वी चैंडरी का अध्ययन 1960, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो लेक्चर में हम विकास के अंतर्गत संरचनात्मक परिवर्तन का जो मुख्य बेसिस है वो साइमन कुजनेट्स की स्टडी है। प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स के अनुसार आधुनिक आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत अनेक संरचनात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। संरचनात्मक परिवर्तन जो हैं वह उत्पादन की संरचना से संबंधित हो सकते हैं। इसके अलावा गांवों तथा शहरों में जनसंख्या का वितरण, जिसको हम नागरीकरण की प्रक्रिया कह सकते हैं, नागरीकरण की प्रक्रिया हो सकती है। वस्तु प्रयोग की संरचना में परिवर्तन हो सकता है कि वस्तु का कितना भाग निजी उपभोग में है, कितना सरकारी उपभोग में है।
कितना पूंजी निर्माण के अंतर्गत व्यय किया जा रहा है, ये संरचनात्मक परिवर्तन हो सकता है। या अर्थव्यवस्था में उपभोग की संरचना में परिवर्तन हो सकता है, या जो जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण है वह अर्थव्यवस्था में बदल जाता है, जिससे रोजगार की संरचना में परिवर्तन आता है, निवेश की संरचना में परिवर्तन होता है और विदेशी व्यापार की संरचना में भी परिवर्तन होता है। तो कुजनेट्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में विकास प्रक्रिया के दौरान ये प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं उत्पादन की संरचना में परिवर्तन, चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्शन। विद्यार्थियों, जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है तो आर्थिक विकास के अंतर्गत जो कृषि क्षेत्र है उसका भाग कम होता चला जाता है और औद्योगिक और जो सेवा क्षेत्र हैं उनका भाग बढ़ता हुआ होता है। कृषि क्षेत्र का भाग कुजनेट्स के जो स्टडी है उसमें उन्होंने पाया कि अर्थव्यवस्था में कृषि का भाग कम हुआ। कृषि का भाग कम होने का कारण ये है कि जो कृषि क्षेत्र है उसमें श्रम पूर्ति और पूंजी की मात्रा कम थी और अन्य क्षेत्रों में जो उत्पादक साधन हैं वो ज़्यादा संलग्न थे। और दूसरी बात ये कि जो एंजिल का उपभोग नियम है वह भी लागू होता है, क्योंकि जब विद्यार्थियों प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो कृषि उत्पादनों के लिए प्रति व्यक्ति मांग में उतनी तेज़ी से वृद्धि नहीं होती जितनी तेज़ी से आय में वृद्धि होती है। तो एंजिल के उपभोग नियम के कारण भी जो कृषि क्षेत्र का भाग है वह कम होता है विकास प्रक्रिया के दौरान। इसके अलावा जो सप्लाई साइड है उसके कारण भी कृषि का क्षेत्र जो कम होता है। राष्ट्रीय आय में या जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें जो कृषि का योगदान है वह कम होता है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ने से कम श्रमिक अधिक उत्पादन करते हैं, तो कृषि क्षेत्र का जो भाग है वह कम होता है। और दूसरी ओर जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका भाग बढ़ता हुआ होता है, यानी औद्योगिक क्षेत्र बढ़ता है और सेवा क्षेत्र का भाग भी बढ़ता है। औद्योगिक क्षेत्र की संरचना की जो ट्रेंड्स हैं उसमें यदि देखा जाए तो औद्योगिक क्षेत्र में भी कृषि से संबद्ध उद्योगों के भागों में कमी हुई और विनिर्माण सार्वजनिक उपयोगिताओं का भाग बढ़ा और कुछ सीमित मात्रा में उपभोक्ता वस्तुओं के बजाय उत्पादक वस्तुओं के निर्माण की ओर झुकाव बढ़ा। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में ये भी देखने में आया कि औद्योगिकरण के कारण नगरीकरण हुआ और उसके कारण उन वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है जिनकी ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो शहरी क्षेत्र में बढ़ती हुई खाद्य वस्तुओं की मांग को पूरा करने के लिए जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं वह ग्रो करने लगती हैं, उनमें उत्पादन बढ़ने लगता है। इसके अलावा जो शहरी क्षेत्र है उसमें जनसंख्या बढ़ने से विशेष प्रकार की आवश्यकताओं और प्रशासन संबंधी सेवाओं की भी मांग बढ़ती है। तो विद्यार्थियों, आर्थिक विकास के अंतर्गत संरचनात्मक परिवर्तनों में जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका राष्ट्रीय आय में योगदान बढ़ता है। साथ में औद्योगिकरण के कारण बहुत सारी और शहरीकरण के कारण बहुत सारी सेवाओं की मांग भी बढ़ती है। ये सेवाएं व्यक्तिगत सेवाएं हो सकती हैं, व्यावसायिक सेवाएं होती हैं या सरकारी सेवाएं हो सकती हैं। और उत्पादन की बदलती संरचना के साथ साथ विज्ञापन, वित्तीय और मिलती जुलती सेवाओं की भी मांग बढ़ती है। बढ़ते नगरीकरण के कारण पुलिस, सफाई, जन स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि में सरकारी नौकरियों की मांग बढ़ी और जो व्यक्तियों की जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है उसके कारण मनोरंजन, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य व्यावसायिक सेवाओं की भी मांग बढ़ती है। तो विद्यार्थियों, आर्थिक प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रीय उत्पाद में, सकल घरेलू उत्पाद में जो ये तीनों क्षेत्र हैं, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, इनके योगदान
बदल जाते हैं। जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है वैसे वैसे कृषि का योगदान जीडीपी में घटने लगता है और औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता हुआ होता है। इसी प्रकार यदि हम आर्थिक विकास प्रक्रिया के दौरान नगरीकरण की बात करें तो आर्थिक विकास प्रक्रिया के दौरान जो संरचनात्मक परिवर्तन है वह नगरीकरण से जुड़ा हुआ है, अर्बनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो नगरीकरण है वह मुख्यतः औद्योगिकरण का परिणाम होता है। नगरीकरण के कारण जो एक प्रभाव ये भी होता है कि इससे जन्म दर गिरती है और छोटे परिवारों की ओर झुकाव बढ़ता है। नगरीकरण के कारण विद्यार्थियों जो उपभोक्ता व्यय है उसका स्तर और संरचना दोनों प्रभावित होते हैं और इसके अलावा नगरीकरण के कारण जो श्रम विभाजन है, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण भी प्रोत्साहित होता है। इसके अलावा नगरीकरण से जो ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग बढ़ने लगती है जो पहले जो व्यक्ति हैं या परिवार हैं वो परिवार अपने घर के अंदर ही घर के अंदर ही पैदा कर लेते थे। यानी पहले जो लोग परिवार या गांव के भीतर जो नॉन मार्केट कार्य में संलग्न होते हैं अब वे मार्केट ओरिएंटेड फर्मों में काम करने लग जाते हैं और नगरीकरण की बढ़ती आवश्यकताओं के कारण जो जीवन निर्वाह लागत है वह भी बढ़ती है और जो व्यक्ति हैं उनका उपभोक्ता वस्तुओं पर व्यय भी बढ़ जाता है। और चूँकि शहरीकरण में शहरी जीवन में प्रदर्शन प्रभाव भी होता है तो इसलिए उनका जो उपभोक्ता व्यय है वह बढ़ जाता है। तो विद्यार्थियों जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया है उससे नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी हुई है। आर्थिक विकास के साथ साथ ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात कम होता है और शहरी जनसंख्या का अनुपात बढ़ने लगता है। इसके अलावा संरचनात्मक परिवर्तन के अंतर्गत वस्तु प्रयोग की संरचना में भी परिवर्तन होता है। वस्तु प्रयोग की संरचना से हमारा यह मतलब है कि हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्पादन होता है उसका या तो उपभोग किया जाता है या वो पूंजी स्टॉक में जुड़ जाता है या विदेशों से प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं के बदले में निर्यात कर दिया जाता है। और जो उपभोग है वह भी उसको भी हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, निजी उपभोग व्यय और सरकारी उपभोग व्यय। तो आर्थिक विकास प्रक्रिया के अंतर्गत कुजनेट्स के अध्ययन में ये देखने में आया कि जो सरकारी उपभोग व्यय है उसका हिस्सा बढ़ा और निजी उपभोग व्यय कम हुआ। कहने का मतलब ये है कि आर्थिक वृद्धि प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रीय उत्पादन में पूंजी निर्माण का भाग तथा सरकारी उपभोग का स्तर पहले से अधिक था और राष्ट्रीय उत्पादन में निजी उपभोग व्यय का अनुपात पहले से कम रहा। इसके अलावा यदि हम पूंजी निर्माण की संरचना की भी बात करें तो उसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें देखने में मिली कि एक तो जो स्थायी परिसंपत्ति निर्माण है उसमें वृद्धि हुई और दूसरा जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, वस्तुओं का जो संचित मात्रा है उसमें कमी आई। उसका कारण ये था विद्यार्थियों कि एक तो जो राष्ट्रीय आय है, सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें कृषि का योगदान कम हुआ और कृषि का योगदान कम होने से जो वस्तुओं की संचित मात्रा है, इन्वेंट्री है, कृषि संबंधित जो इन्वेंट्री है वो उसका भाग कम हुआ और दूसरा यातायात और संचार के साधनों में सुधार होने के साथ साथ और जो बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता है उसका प्रयोग किए जाने के कारण जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, वस्तुओं की संचित मात्रा है, उसमें कमी देखने को आई। इसके अलावा कुजनेट्स के अध्ययन में उपभोग की संरचना में भी
परिवर्तन होते हैं आर्थिक विकास प्रक्रिया के दौरान। कुजनेट्स के अनुसार उपभोग आय में अधिक वृद्धि के बावजूद जो बचत का अनुपात है वह कम रहा, क्योंकि उपभोग आय का अधिक भाग जो व्यय के रूप में काम आया। कहने का मतलब ये है कि उपभोग प्रवृत्ति आर्थिक विकास प्रक्रिया के दौरान अधिक रही। इसके पीछे कारण ये था कि आधुनिक आर्थिक उत्पादन के कारण जो शहरीकरण हुआ, उस शहरीकरण में जीवन निर्वाह लागत अधिक होती है और लोगों का शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर, मनोरंजन इत्यादि पर व्यय बढ़ने के कारण जो उपभोग व्यय है वह बढ़ा और बचत का अनुपात कम हुआ। उपभोग की संरचना का यदि देखा जाए उपभोग की संरचना को, तो उसमें ये देखने के में आया कि कुल उपभोग में भोजन पर व्यय कम हुआ और जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वस्त्र हैं, इन पर जो व्यय था उसका भाग बढ़ा। उसके पीछे कारण ये है विद्यार्थियों कि जीवन यापन की परिस्थितियों में परिवर्तन आया और कहने का मतलब ये है कि जो आधुनिक आर्थिक वृद्धि है उसने शहरीकरण को आगे बढ़ाया और शहरीकरण में जो जीवन निर्वाह की लागत अधिक होती है और इसके अलावा जो परिवार हैं वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ से मार्केट एक्टिविटीज़ में शिफ्ट होने के कारण, यानी जो पहले आवश्यकताएं हैं घर परिवार के द्वारा पूरी कर ली जाती थी, अब उन्हीं आवश्यकताओं को बाजार के माध्यम से पूरा किया जाने लगा। जैसे पहले खाद्य संरक्षण, सिलाई इत्यादि का कार्य घर पर संपन्न हो जाता था, अब वह शहरीकरण के कारण वह कार्य बाजार के माध्यम से किया जाने लगा। इसके अलावा तकनीकी परिवर्तन के कारण भी उपभोग की संरचना में परिवर्तन आया। तकनीकी परिवर्तन के कारण नई वस्तुएं उपभोग के अस्तित्व में आती हैं, पुरानी वस्तुओं में सुधार होते हैं और जो आधुनिक फ्रोजन फूड है या पैक्ड फूड है, जो कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके कारण उपभोक्ता व्यय बढ़ गए और तकनीकी प्रगति के कारण लोगों की जो प्रेफरेंस है, जो कंज्यूमर प्रेफरेंस है, उसमें भी परिवर्तन आता है, क्योंकि जो कंज्यूमर्स हैं वो पोषण संबंधी अधिक ज्ञान उनको होने के कारण वो भोजन की वस्तुओं के प्रति जो उनका रुचि है उसमें भी चेंज हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि तकनीकी परिवर्तन के कारण उपभोक्ता व्यय पहले से काफ़ी अधिक बढ़ गए। इसके अलावा जनसंख्या का जो व्यावसायिक वितरण है उसमें परिवर्तन होने से भी उपभोग की संरचना में परिवर्तन हुआ, जिसका मतलब ये है कि अप्रशिक्षित व्यवसायों से हटकर जब सेवा क्षेत्र की ओर श्रमिक उन्मुख होते हैं तो उपभोग के ढांचे में भी परिवर्तन आता है, क्योंकि जो निजी व्यवसायी हैं उनकी अपेक्षा वेतनभोगी वर्ग का न्यूनतम स्तर अधिक होता है, या जो ग्रामीण जनसंख्या है या जो कृषि में संलग्न जनसंख्या है उसके बजाय जो सेवा क्षेत्र में संलग्न जनसंख्या है, औद्योगिक क्षेत्र में संलग्न जनसंख्या है, जो शहरी जनसंख्या है, उसका जो उपभोग ढांचा है, कंजम्पशन पैटर्न है, वह अलग होता है। तो इन सब कारणों से उपभोग की संरचना में परिवर्तन आता है आर्थिक वृद्धि प्रक्रिया के दौरान। आर्थिक विकास के दौरान जो एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन है वह है रोजगार की संरचना में परिवर्तन, या जिसको हम कह सकते हैं श्रम शक्ति के व्यावसायिक वितरण में परिवर्तन। विद्यार्थियों, कुजनेट्स के अध्ययन में ये देखने में आया कि जो कृषि क्षेत्र में जो संलग्न जनसंख्या है उसका भाग घटा और
उद्योग और सेवा क्षेत्र में जो श्रम शक्ति का भाग बढ़ा, क्योंकि जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें उद्योगों और या कहें हम द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का भाग बढ़ने के कारण जो सेवा क्षेत्र है और उद्योग क्षेत्र है उसमें श्रम शक्ति का अधिक भाग रोजगार में संलग्न था। सेवा क्षेत्र में जो श्रम शक्ति में वृद्धि हुई उसका कारण बहुत सारी सेवाओं की मांग को माना जा सकता है, क्योंकि औद्योगिकरण के साथ साथ सेवा क्षेत्र भी विकसित होता है और उससे वित्त, व्यापार, मरम्मत और बहुत सारी सेवाएं, जो सरकारी सेवाएं हैं, जो सार्वजनिक उपयोगिताएं हैं, उनकी मांग बढ़ती है। इसके अलावा ये भी देखने में आया, इस स्टडी में ये भी कुजनेट्स ने पाया कि श्रम शक्ति में कर्मचारियों का भाग बढ़ा और जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं उनका भाग घटा, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये था कि एक तो कृषि में श्रम शक्ति का अंश गिरा और दूसरा उद्योग व सेवा क्षेत्र में जो श्रम शक्ति का अंश बढ़ा और उद्योग व सेवा क्षेत्र में जो उत्पादक इकाइयां हैं उनका आकार बढ़ने से जो वेतनभोगी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, उसका जो परसेंटेज है, अंश है, वो बढ़ा। इसके अलावा रोजगार की संरचना में ये भी परिवर्तन देखने में आया कि जो अकुशल श्रम के स्थान पर अधिक कुशल श्रम की मांग में वृद्धि हुई। इसके अलावा जो कार्यशील जनसंख्या है उसमें जो स्त्री श्रमिक हैं, महिला श्रम शक्ति है, उसका भाग बढ़ा, क्योंकि आर्थिक विकास के साथ साथ ऐसे व्यवसायों का विकास होता है जिनमें जो स्त्री श्रम शक्ति है वह अधिक कुशलता से काम कर सकती है। तो स्त्री कर्मचारियों का अनुपात आधुनिक आर्थिक वृद्धि के साथ साथ बढ़ता है। श्रम शक्ति में भी जो स्त्री श्रम शक्ति है उसका भाग बढ़ता है। इसके अलावा जो विकास प्रक्रिया है उसमें निवेश की संरचना में भी परिवर्तन होता है। निवेश को हम पूंजी निर्माण के रूप में भी जानते हैं और इसके अंतर्गत ये देखने में आया कि जो माल सूची हैं या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हैं उनका भाग घटा, क्योंकि परिवहन तथा संचार के साधनों में वृद्धि होने और कृषि क्षेत्र का भाग राष्ट्रीय आय में गिरने के कारण जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, जो कृषि संबंधी इन्वेंट्री है, उनका भाग घटा और जो अल्पकालीन मांग के परिवर्तन हैं उनको बढ़ी हुई उत्पादक क्षमता के द्वारा पूरा किया गया। तो इसलिए जो माल सूचियों में जो विनियोग है उसका भाग घटा और जो पूंजी उपकरण है, मशीनरी है, स्थिर पूंजी निर्माण है, उसका भाग जो बढ़ा, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि तकनीकी परिवर्तन के कारण जो पूंजी उपकरण है, मशीनरी है, जो साज सामान है, उनकी मांग बढ़ने लगती है उत्पादन प्रक्रिया के दौरान। इसके अलावा जो अगला संरचनात्मक परिवर्तन है आर्थिक वृद्धि के दौरान वह है विदेशी व्यापार संरचना में परिवर्तन। कुजनेट्स ने अपने अध्ययन में ये पाया कि जो विकसित देश थे उनका विदेशी व्यापार अनुपात जो सकल राष्ट्रीय अनुपात आय के बढ़ने के साथ साथ कम होता गया और जिन देशों की जीएनपी कम थी उनका विदेशी व्यापार अनुपात बढ़े। कहने का मतलब ये है कि छोटे राष्ट्र थे, विकसित राष्ट्र जैसे डेनमार्क, स्वीडन इत्यादि, वो विकसित राष्ट्रों पर ज़्यादा निर्भर थे, क्योंकि जो बड़े राष्ट्र थे उनमें प्राकृतिक संसाधनों की विविधता थी और वहाँ पर बड़े पैमाने पर
उत्पादन संभव था, लेकिन छोटे राष्ट्रों में ये दोनों ही तत्व नहीं पाए जाते। वहाँ पर जो बड़े आकार के औद्योगिक संयंत्र हैं उनको ऑप्टिमल स्केल पर ऑपरेट नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें विदेशी बाज़ारों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो छोटे विकसित राष्ट्रों का जो विदेशी व्यापार अनुपात है वह बढ़ा, और जो विकसित देश हैं उनका विदेशी व्यापार अनुपात उनके सकल राष्ट्रीय उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ कम होता गया। तो ये संरचनात्मक परिवर्तन हैं जो कि आर्थिक विकास प्रक्रिया के दौरान किसी अर्थव्यवस्था में होते हैं। कुजनेट्स के प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स के जो अध्ययन है उसमें इनकी विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। तो कहने का मतलब ये है कि विद्यार्थियों, आर्थिक विकास प्रक्रिया के दौरान अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। अब बात ये आती है कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में भी संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं। तो विद्यार्थियों, हम यदि भारतीय अर्थव्यवस्था को नियोजन काल से देखें या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से देखें तो हमें भारतीय अर्थव्यवस्था में भी संरचनात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, क्योंकि भारत में भी जो संरचनात्मक परिवर्तन हैं वो हुए हैं। हम उनको कई रूपों में ले सकते हैं। जैसे भारत में जो जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण है आर्थिक विकास प्रक्रिया के दौरान उसमें परिवर्तन आया है। भारत में जो कृषि और संबद्ध व्यवसाय हैं उसमें जो जनसंख्या का अनुपात है वह जैसे 1951 में 72% था श्रम शक्ति का, वो 2011-12 में 49% ही श्रम शक्ति का भाग रह गया। और सेवा क्षेत्र में और उद्योग क्षेत्र में जो संलग्न श्रम शक्ति है भारत में उसका अनुपात बढ़ा है। इसके अलावा भारत में निर्माण क्षेत्र में भी जनसंख्या बढ़ी है, यानी श्रम शक्ति का भाग जो निर्माण क्षेत्र में वह बढ़ा है, और जो करीब 1991 में 2% था तो अब वह करीब 11% हो गया है। यदि हम शहरीकरण की प्रवृत्ति देखें तो भारत में 1951 के बाद शहरी जनसंख्या का अनुपात बढ़ा है। जहां 1951 में 17% जनसंख्या शहरी थी, वहां 2011 की जनगणना के अनुसार 31% जनसंख्या शहरी जनसंख्या है। यानी पहले 6 में से 1 व्यक्ति शहरी था, अब 2011 की जनगणना के अनुसार करीब हम कह सकते हैं कि 3 में से 1 व्यक्ति शहरी व्यक्ति है या शहरों में निवास करता है। इसी प्रकार यदि हम भारत में जो उद्योगवार जीडीपी या जीवीए का सृजन है उसको देखें, यानी कि भारत में जो कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र है उनका जीडीपी में कितना योगदान है उसको भी देखें, तो उससे भी स्पष्ट रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। क्योंकि कृषि और संबद्ध क्षेत्र में जहां 1951 में करीब 53% जनसंख्या संलग्न थी श्रम शक्ति का, वहां 2011-12 में जो 15% जो 1951 में जो जीडीपी है उसमें कृषि क्षेत्र का जो अंश था वो 53% था, और 2011-12 के आधार पर 15-16 में जो जीवीए है उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान 15.4 था। और यदि उद्योगों का योगदान देखें तो जीडीपी में योगदान 1951 में 16.6% था, और 15-16 में जीवीए सृजन में उद्योगों का योगदान 31.4 था। सेवा क्षेत्र में यह वृद्धि काफ़ी अधिक हुई है। सेवा क्षेत्र का योगदान जो जीडीपी में 1951 में करीब 30% था, अब वह 53-54% हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत में अब सेवा क्षेत्र एक प्रमुख क्षेत्र है जीवीए के सृजन में योगदान करने वाला। कई बार यह प्रश्न भी उठाया जाता है
कि भारत में जो सेवा क्षेत्र के द्वारा निर्देशित आर्थिक वृद्धि है, क्या वह सस्टेनेबल है या नहीं। तो भारत में हम तीनों क्षेत्रों का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का, यदि हम जीडीपी में योगदान देखें तो हमें क्लियर कट देखने में आता है कि कृषि का योगदान कम हुआ है और उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ा है। इसी प्रकार भारत में यदि हम विदेशी व्यापार को देखें तो विदेशी व्यापार में भी हमें संरचनात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है कि जहाँ पहले खाद्य वस्तुओं का आयात किया जाता था और अब उनमें कमी आई है और अब मध्यवर्ती विनिर्मित पदार्थों का हिस्सा, पेट्रोल या कच्चे पदार्थों का हिस्सा तेजी से बढ़ा है और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं और मशीनरी का हिस्सा भी बढ़ा है। निर्यात में हम देखें तो जहां निर्यात में हमारे कृषि और उससे संबद्ध वस्तुओं का जो महत्व है वह घटता गया है और विनिर्मित वस्तुओं का महत्व, इंजीनियरिंग वस्तुओं का महत्व और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का महत्व, सेवा निर्यातों का महत्व, सॉफ्टवेयर इत्यादि का निर्यात में बढ़ता चला गया है। इसके अलावा भारत का जो आयात निर्यात अनुपात है उसमें भी चेंज आया है, जहां निर्यात अनुपात जीडीपी का 1970 में 4.5% था, वह 15-16 में 12% हो गया है और आयात का जीडीपी से अनुपात जहां 1970 में 5% था वो करीब 19% हो गया है। इसी प्रकार जो श्रम शक्ति है उसका भी हम देख सकते हैं कि भारत में संरचनात्मक परिवर्तन के अंतर्गत जो श्रम शक्ति है उसका भाग भी बढ़ा है। श्रम शक्ति में हम 15 से 59 वर्ष की आयु वाले जनसंख्या वाले लेते हैं तो ये श्रम शक्ति का जो अनुपात है जनसंख्या में वह भी बढ़ा है। जो 1961 में 53% जनसंख्या श्रम शक्ति के अंतर्गत थी, वह 2011 की जनगणना के अनुसार 60% जनसंख्या 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग में है। तो भारत में भी आर्थिक विकास प्रक्रिया के दौरान संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं। तो ये कुछ संरचनात्मक परिवर्तन हैं जो विकास प्रक्रिया के दौरान होते हैं। हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी इनको देखा और हमने कुजनेट्स के अध्ययन के आधार पर आर्थिक विकास प्रक्रिया के दौरान होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों को भी देखा है। उम्मीद है आपको यह विषय समझ में आ गया होगा। थैंक यू।